Hello guys, welcome to my channel. This is seated paper session 2012 May. This is question first. Socialization means, यहाँ पे आपको बताना है कि समाजीकरण का अर्थ क्या है. Following the social norms strictly, जो सोशल रूल जो होते हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना. एडजस्टिंग इन सोसाइटी, समाज में समायोजित होना. रिवोल्टिंग अगेंस्ट सोशल नॉर्म्स, जो सोशल रूल जो होते हैं, सामाजिक नियम जो होते हैं उनके विरुद्ध विद्रोह करना. अंडरस्टैंडिंग सोशल डाइवर्सिटी, सामाजिक विविधता को समझना. सो आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, एडजस्टिंग इन सोसाइटी, यानी कि समाज में समायोजित होना इज कॉल्ड सोशलाइजेशन. सोशलाइजेशन जो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, इसके अंदर जो पर्सन है वो एक्वायर करता है अपनी पर्सनल आइडेंटिटी, वो नॉर्म सीखता है, समाज के नियम सीखता है, वैल्यू, बिहेवियर और सोशल स्किल्स को सीखता है. सो आंसर इज ऑप्शन सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थॉट्स नॉट ओनली डिटरमाइन लैंग्वेज बट ऑल्सो प्रीसीड इट वॉज एन आइडिया पुट फॉरवर्ड बाय. विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसको आगे भी बढ़ाते हैं. ये विचार किसके द्वारा रखा गया? जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, पैवलव. आंसर होगा फर्स्ट, जीन पियाजे. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन रिलेशन टू कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन बाय ए चाइल्ड. बच्चे के द्वारा जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है, इसके संबंध में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये आपको बताना है. कॉन्सेप्ट जो है आर इमोशनली ऑर्डर्ड, यानी कि जो आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो इमोशनली रूप से सुव्यवस्थित होते हैं. देयर इज ए सेट पैटर्न ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, जो ये आपका कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन जो है एक सेट ऑफ पैटर्न है. कॉन्सेप्ट आर नॉट हायरार्किकल इन नेचर, कॉन्सेप्ट जो होता है वो हायरार्किकल नहीं होता नेचर में. कॉन्सेप्ट्स आर नॉट इंडिविजुअल, यानी कि जो आपका कॉन्सेप्ट है वो इंडिविजुअल नहीं होता. सो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सेकंड. यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन रिलेशन टू अडोलसेंस. कौन सी स्टेटमेंट जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट है अडोलसेंस के संबंध में? इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ इमोशनल अपहेवल, इस अवस्था के दौरान जो इमोशनल जो संवेगात्मक प्रोत्थान है उनकी घटनाएं बढ़ जाती हैं, यानी कि इमोशनल इंसिडेंट्स जो है वो इंक्रीज होते हैं बॉडी में. केयर फ्री नेचर टुवर्ड स्टडीज़ के तरफ जो है केयर फ्री नेचर रहता है, यानी कि पढ़ाई के प्रति लापरवाही रहती है. थिंकिंग स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग इन कॉन्क्रीट एक्शन, चिंतन का मूर्त क्रियाओं में जो है प्रदर्शित होना, यानी कि जो आपकी थिंकिंग है वो रिफ्लेक्ट होती है, जो भी आप काम करते हो उससे जो आपकी थिंकिंग है वो रिफ्लेक्ट होती है. एब्रप्ट इंक्रीज इन द इंटेलिजेंस कोशेंट, जो आपकी IQ होती है वो तेज़ी से बढ़ने लगती है, उसमें जो है तेज़ी से वृद्धि होती है. सो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि एडोलेसेंस जो पीरियड होता है इसके दौरान जो इमोशनल इंसिडेंट्स होते हैं ना वो इंक्रीज होने लगते हैं बॉडी में. पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज हो जाता है. पेरेंट्स ये देखते हैं इस एज में कि जो बच्चा कोऑपरेटिव था, रिस्पॉन्सिबल था, वो अचानक से हॉस्टाइल और डिस्ट्रक्टिव हो जाता है. दोनों साइड्स इस एज में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं. बहुत सारे पेरेंट्स और एडोलेसेंस जो हैं उनमें जो क्लोजनेस होती है ना वो धीरे धीरे कम होने लगती है. सो आंसर जो होगा वो ऑप्शन फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनली मोटिवेटेड चिल्ड्रन इज देयर. जो इमोशनली मोटिवेटेड बच्चे होते हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं? ओवर रिएक्टिव नेचर, इंट्रोवर्ट नेचर, बैलेंस्ड वे ऑफ प्रेजेंटिंग देयर व्यू पॉइंट, मेलंकोलिक, यानी कि उनका विषादग्रस्त व्यवहार. सो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट इज. मानसिक विकास की जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं होती है उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कॉन्क्रीट थिंकिंग, सोशल थिंकिंग या इगोसेंट्रिक बिहेवियर. सो आंसर जो होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि इस एज में जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होगी इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होगी. ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट इज एसोसिएटेड विद पैवलव, थॉर्नडाइक, कोलबर्ग या फिर स्किनर. जो रेनफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो किससे जुड़ा है? पैवलव से, थॉर्नडाइक से, कोलबर्ग से या फिर स्किनर से. रेनफोर्समेंट क्या होता है? किसी भी बच्चे में डिजायरेबल बिहेवियर या फिर डिजायरेबल बिहेवियर को इंक्रीज करना या फिर अनडिजायरेबल बिहेवियर को डिक्रीज करना, ये आपका जो है रेनफोर्समेंट हो सकता है, और ये जो आपका स्किनर ने दिया था. सो आंसर इज ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेसेस. इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? पंचुअलिटी एग्जिबिटेड बाय टीचर एंड स्टूडेंट, पंचुअलिटी होना टीचर के द्वारा और स्टूडेंट्स में. मास्टरी ऑफ द कंटेंट बाय द टीचर, टीचर का कंटेंट पर मास्टरी होना. टीचर स्टूडेंट डायलॉग, टाइमली कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, यानी कि जो आपका सिलेबस है उसको समय पर कंप्लीट करना. सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड, यानी मास्टरी ऑफ द कंटेंट बाय द टीचर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. बेस्ट वे टू इनकलकेट मोरल वैल्यू इन चिल्ड्रन इज. बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सबसे उचित तरीका कौन सा है? टू गिव मोरल लेक्चर इन मॉर्निंग असेंबली. मॉर्निंग असेंबली जो होती है उसमें बच्चों को मोरल लेक्चर देना. पुट अक्रॉस ए सिचुएशन एंड आस्क स्टूडेंट टू टेक ए डिसीजन. बच्चों के सामने एक ऐसी परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना. डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मोरल वैल्यू बाय टीचर एंड एल्डर्स. टीचर्स के द्वारा और जो बड़े होते हैं उनके द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना. टीचिंग स्टूडेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन मोरल एंड इमोरल. विद्यार्थियों को मोरल और इमोरल के बीच में अंतर करना सिखाना.
सो यहाँ पे आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि टीचर्स और जो एल्डर्स होते हैं उनके द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज ए बेसिस फॉर द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के लिए जो कौन सा कारक जो है वो आधार है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस, चाइल्ड राइट, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, ऑल चिल्ड्रन आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कि सभी बच्चे जो है सभी संदर्भों में समान होते हैं। सो कौन सा फैक्टर जो है यहाँ पे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को शो करता है? तो आंसर होगा यहाँ पे राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है हमारा, कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यानी कि सभी बच्चों को जो है इस एक्ट में बताया गया है कि सभी बच्चों को 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं ना उनको कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। जो थिंकिंग की प्रोसेस है उसमें सबसे कम इंपॉर्टेंट क्या है? रीजनिंग, प्रॉब्लम, जनरलाइजेशन, मेमोरी। रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेमोरी भी इंपॉर्टेंट है। सो आंसर इज जनरलाइजेशन इज लीस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए टीचर इज टू। मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है टीचर की? प्रिपेयर लेसन प्लान एंड टीच अकॉर्डिंगली। लेसन प्लान प्रिपेयर करना और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को जो है टीच करना। ऑर्गेनाइज एज मैनी एक्टिविटी एज पॉसिबल, बहुत सारी जो एक्टिविटी होती है उनको ऑर्गेनाइज करना, जितनी एक्टिविटी हो सके उनका आयोजन करना। मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करना। प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटी एज पर द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट। विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार बच्चों को सीखने के मौके देना, यानी कि अलग अलग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ करना, अलग अलग डिफरेंट स्टाइल्स का यूज़ करना ताकि बच्चे ईजिली सीख सकें। सो बताइए जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की यहाँ पे क्या है? सो आंसर होगा आपका ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग के प्रोसेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? हेरिडिटी ऑफ चाइल्ड, स्टाइल ऑफ लर्निंग, एग्जामिनेशन रिजल्ट ऑफ चिल्ड्रन, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ चाइल्ड। सो आंसर इज सेकंड, स्टाइल ऑफ लर्निंग जो होगा लर्निंग प्रोसेस में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द टॉपिक। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर जो है टॉपिक आपको जो है अच्छे से एक्सप्लेन करना, सबसे अच्छा तरीका क्या है इसको एक्सप्लेन करने का? डेमोन्स्ट्रेटिंग द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ ए चार्ट। आप जो है बच्चों के सामने जो है इस प्रोसेस को जो है डेमोन्स्ट्रेट करेंगे चार्ट की सहायता से। आस्किंग द स्टूडेंट टू मेक ए मॉडल ऑफ द प्यूरिफिकेशन प्लांट। प्यूरिफिकेशन प्लांट का जो है एक मॉडल बनाने के लिए बच्चों को देंगे। टेकिंग स्टूडेंट टू द प्लांट वेयर द वाटर इज प्योरीफाई। आप बच्चों को प्लांट में लेके जाएंगे जहाँ पे वाटर को प्योरीफाई किया जाता है। रीडिंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक से पढ़ना। सो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी हम बच्चों को वहाँ लेके जाएंगे, वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट में लेके जाएंगे जहाँ पे वाटर को प्यूरीफाई किया जाता है, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं ना उसको ऑब्जर्व करके अच्छे से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट अप्रोप्रिएट लॉजिकल प्रेडिकेट फॉर द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन शुड बी। सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए जो लॉजिकल प्रेडिकेट है वो क्या है? यहाँ पे उचित तार्किक आधार क्या है? असेसिंग मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, यानी कि जो आपका CCE है वो सीखने के एक से अधिक पक्षों का आंकलन करता है। मैक्सिमाइजिंग द असेसमेंट अपॉर्चुनिटी, आंकलन के अवसरों को जो है अधिकतमीकरण करता है, उनका सीखने की जो अपॉर्चुनिटी होती हैं उनको जो है मैक्सिमाइज करता है। प्रोमोटिंग द होलिस्टिक नेचर ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, ह्यूमन पर्सनैलिटी को जो है की जो प्रकृति होती है उसको प्रमोट करता है। इंक्रीज द बर्डन ऑन टीचर, या फिर टीचर्स पे जो है शिक्षकों पर बोझ बढ़ाता है। सो CCE क्या करता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि असेसिंग मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, सीखने के एक से अधिक पक्षों का आंकलन करता है। दिस इज क्वेश्चन नेक्स्ट, ए टीचर यूजेज ए डाइस लेबल्ड डिस्क्राइब, प्रिडिक्ट, एक्सप्लेन, समराइज, डीकंस्ट्रक्ट एंड इवेल्युएट। एक टीचर जो है एक डाइस का यूज़ करता है जिस पर प्रिडिक्शन, एक्सप्लेन, समराइज, डीकंस्ट्रक्ट एंड इवेल्युएट डिस्क्राइब हो रखा है। ईच टाइम आफ्टर ए टॉपिक इज कम्प्लीटेड, हर वक्त जब एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो टीचर जो है उस डाइस को थ्रो करता है एंड आस्क स्टूडेंट टू आंसर ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द डाइस। और उस डाइस पर जो भी आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, उस पर जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों से पूछता है। सो टीचर जो है क्या कर रहा है? कंडक्टिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट, प्रोवोकिंग थॉट्स ऑफ स्टूडेंट, डाइवर्सिफाइंग द थॉट प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट, फिनिशिंग हर लेसन इन ए स्टाइल। जो टीचर है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहा है आपका, या फिर वो विद्यार्थियों के चिंतन को प्रोत्साहित कर रहा है, या फिर वो विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया का जो है विविधीकरण कर रहा है, उसको डाइवर्सिफाई कर रहा है, या फिर जो लेसन है उसको अपने स्टाइल में फिनिश करने की कोशिश कर रहा है। सो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि टीचर जो है यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो कंडक्ट कर रहा है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है आपका? डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होती है, इसके अंदर फॉर्मल और इनफॉर्मल जो असेसमेंट होते हैं ये दोनों प्रोसीजर होती हैं। इसमें जो टीचर होता है ना वो अलग अलग लर्निंग एक्टिविटी करता है ताकि बच्चे जो हैं अलग अलग लर्निंग एक्टिविटी से जो अपनी लर्निंग को जो है वो इम्प्रूव कर सके। सो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टीचर इज लिस्ट इंपॉर्टेंट इन इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा के अंदर सबसे कम जो महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो कौन सी है? सेंसिटिविटी टुवर्ड चिल्ड्रन, बच्चों की तरफ जो सेंसिटिविटी होती है उसको शो करना। पेशेंस एंड अफेक्शन फॉर स्टूडेंट्स,
विद्यार्थियों के लिए लगाव या धैर्य कम महत्वपूर्ण होगा। नॉलेज रिगार्डिंग डिसेबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की अक्षमताओं का ज्ञान होना। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ टीचर, या फिर टीचर का जो है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि सामाजिक आर्थिक स्तर। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर ये सभी चीज़ें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी, लेकिन जो टीचर का सोशियो इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है वो मायने नहीं रखता। सो आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। इनमें से क्या है जो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में? हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, ए ब्लेंड ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, नंबर ऑफ एग्जामिनेशन। सो आंसर होगा आपका ऑप्शन 3, यानी कि हेरिडिटी प्लस में एनवायरनमेंट, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहित लाइक्स टू टीच चिल्ड्रन एंड इज प्रिपेयरिंग हार्ड फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बीएड, ही इज डैश मोटिवेटेड। मोहित को बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए बीएड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो खूब मेहनत करता है। तो वो मोटिवेटेड है इंट्रेंसिकली, आंतरिक रूप से, एक्सट्रेंसिकली, बाह्य रूप से, एक्टिवली, सक्रिय रूप से, इंटेलेक्चुअली, बौद्धिक रूप से। सो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, इंट्रेंसिकली, यानी कि वो अंदर से ही मोटिवेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विद, जो आपकी तार्किक गणितीय बुद्धि जो है वो किससे संबंधित है? 2 फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, हायरार्किकल थ्योरी, या फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। सो आपका आंसर जो होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन 4, यानी कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से जो है वो रिलेट करती है, बहुबुद्धि सिद्धांत से रिलेट करती है। देखिए, जो मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल इंटेलिजेंस होती है ना, वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। इससे क्या होता है, हम डिफरेंट चीज़ों के बीच में रिलेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इससे क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं हम उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जो है इसीलिए जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से रिलेट करती है, एसोसिएट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग एम्फेसिस। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग जो होती है वो किस पे बल देती है? डिसिप्लिन क्लास, कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी इन ड्यू टाइम, कि सुनिश्चित समय अवधि में अपनी जो है एक्टिविटीज़ को पूरा करने में, एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय ऑल द स्टूडेंट, सभी विद्यार्थियों द्वारा भागीदारिता, टेकिंग एग्जामिनेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी, गतिविधि के समाप्त होने के बाद परीक्षा लेने में। सो जो आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन 3, यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो मस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपका इसके अंदर। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग जो है एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, करते हैं हम किस पे बल देते हैं कि जो सभी बच्चे हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर टुक हर क्लास ऑन एन एजुकेशनल ट्रिप। एक जो टीचर है अपनी कक्षा को एजुकेशनल ट्रिप पे लेके जाता है। सो प्रोवाइड ए ब्रेक फ्रॉम द रूटीन टीचिंग इन स्कूल, विद्यालय में रोजाना शिक्षण से अवकाश उपलब्ध कराने के लिए, यानी कि छुट्टी के लिए, कि जो है उसको जो है स्कूल रूटीन से जो एक ब्रेक मिल जाए। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन फॉर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, वो बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना चाहता है जिससे बच्चे जो है डायरेक्ट देखें चीज़ों को और ऑब्जर्व करें। डू द एक्टिविटी स्पेसिफाई द स्कूल कैलेंडर, ये जो है स्कूल के कैलेंडर में एक्टिविटी स्पेसिफाई है, लिखी हुई है। प्रोवाइड एंटरटेनमेंट टू चिल्ड्रन, बच्चों का जो है एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कराने के लिए। सो आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के लिए जो है बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि बच्चे खुद देखें और खुद चीज़ों को ऑब्जर्व करें। तो इसके लिए जो है आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देयर आर 3 पोलियो अफेक्टेड चिल्ड्रन इन ए क्लास, ड्यूरिंग द गेम पीरियड दे शुड बी। 3 पोलियो अफेक्टेड बच्चे हैं क्लास में। सो गेम पीरियड के दौरान क्या करना चाहिए एक टीचर को? सिटेड इन ए कॉर्नर सो दैट दीज चिल्ड्रन कैन इन्जॉय द गेम, उनको एक कोने में बैठा देना चाहिए ताकि वो खेल का आनंद ले सकें। एनकरेज टू टेक पार्ट इन द गेम अप्रोप्रिएट फॉर दैम विद अदर चिल्ड्रन, उनको जो है अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अलाउ टू टेक पार्ट ओनली इन इंडोर गेम, या फिर उनको ये बोलना चाहिए कि आप जो है इंडोर गेम्स में हिस्सा लो। फोर्स टू प्ले विद ऑल द स्टूडेंट ऑफ द क्लास, कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए जोर डालना चाहिए। सो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका ऑप्शन 2, यानी कि उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो जो है उनको जो है अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए जो है उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। राइट, सो आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग चिल्ड्रन अप्रोच थिंकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे क्या चिंतन करते हैं? डिफरेंटली एट डिफरेंट एजेस, बच्चे जो हैं डिफरेंट तरीके से सोचते हैं डिफरेंट एजेस में। इन द सेम फैशन एट डिफरेंट स्टेजेस, अलग चरणों में समान रूप से सोचते हैं। एज पर द कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ के अनुसार सोचते हैं। एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द पेरेंट्स, अभिभावकों ने जो इंस्ट्रक्शन दी है उनके अकॉर्डिंग सोचते हैं। सो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन 1, यानी कि बच्चे जो है डिफरेंट एज में डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। कोलबर्ग ने जो है चिल्ड्रन अप्रोच थिंकिंग
अबाउट राइट और रॉन्ग के बारे में लिखा था कि बच्चे जो हैं वो डिफरेंट एज में डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमोशनल कैथरेसिस मीन्स संवेगात्मक विरेचन का क्या अर्थ है? सप्रेशन ऑफ इमोशन, इमोशंस को दबाना, फीलिंग हाईली डिप्रेस्ड, बहुत अधिक डिप्रेस्ड होना, ब्रिंगिंग आउट इमोशनल रिप्रेशन, संवेगात्मक दमन से बाहर निकालना, इंक्रीज द एबिलिटी टू टॉलरेट इमोशनल रिप्रेशन, जो संवेगात्मक दमन होते हैं, आपके इमोशंस होते हैं, उनको सहन करने की योग्यता को बढ़ाना। सो यहाँ पे आंसर होगा आपका ब्रिंगिंग आउट इमोशनल रिप्रेशन। यहाँ पे आंसर होगा आपका ये जो है इमोशनल कैथरेसिस जो है ये क्या करता है, आपके संवेगात्मक दमन से बाहर निकालता है। सो आंसर इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स बिटवीन ऑलरेडी लर्न स्किल एंड न्यू स्किल रिजल्ट इन, जो स्किल हम पहले ही सीख चुके हैं और जो न्यू स्किल्स हैं उनके अंदर जो आइडेंटिकल एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं तो एज ए रिजल्ट क्या होगा? क्या उनमें नेगेटिव ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या उनमें पॉजिटिव ट्रांसफ़र है, क्या जनरलाइज ट्रांसफ़र है या जीरो ट्रांसफ़र है? सो आंसर होगा ऑप्शन 4 जीरो ट्रांसफ़र। पूर्व ज्ञान जो है नए ज्ञान से जो है उसका कोई संबंध ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जीरो ट्रांसफ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर नॉर्मली असाइन डिफरेंट टास्क टू द स्टूडेंट, ही बिलीव्स दैट, एक टीचर जो है स्टूडेंट्स को अलग अलग कार्य देता है, वो ये बिलीव करता है कि स्टूडेंट डू नॉट लाइक असाइनिंग सेम वर्क टू ऑल द स्टूडेंट, कि जो स्टूडेंट है वो एक जैसे कार्य सभी विद्यार्थियों को दिए जाने को पसंद नहीं करता। सो एक टीचर का मानना ये है कि अगर सभी बच्चों को एक जैसे काम दे दिए जाएं तो स्टूडेंट्स को ये पसंद नहीं होता। इट प्रमोट कंपटीशन अमंग स्टूडेंट, ये जो है बच्चों में कंपटीशन को प्रमोट करता है। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट, हर एक बच्चा जो है अलग है तो उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। द स्टूडेंट विल नॉट बी एबल टू कॉपी ईच अदर्स वर्क, जो बच्चा है वो क्या है एक दूसरे के कार्य की नकल नहीं कर सकता, इसीलिए टीचर जो है हर बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट टास्क देता है। सो द आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डैश आर इन्वॉल्व इन थिंकिंग, थिंकिंग में यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है? इमेज, लैंग्वेज, इमेजिनेशन, प्रोपोजिशन। इमेज, इमेजिनेशन, कॉन्सेप्ट, प्रोपोजिशन, इमेजिनेशन, लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट, प्रोपोजिशन, इमेज, लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट, प्रोपोजिशन। यहाँ पे जो ये आपका प्रोपोजिशन वर्ड है इसका मतलब होता है प्लान ऑफ एक्शन, यानी कि जो अपने माइंड मैपिंग आप इसको कह सकते हैं, राइट? अपने आप जब अपने दिमाग में जो है कोई प्लान, आपका कोई आइडिया है उसको जो है पूरा करने के लिए आप जो कोई जो है प्लान बनाते हो कि पहले मेरे को ये करना है फिर ये करना है, ठीक है? तो माइंड मैपिंग हम इसको कहेंगे प्रोपोजिशन। सो जो आंसर जो दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन सी, यानी कि इमेजिनेशन, लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट एंड प्रोपोजिशन। सो आंसर इज दिस, ये सभी जो है वो थिंकिंग के अंदर जो है आपके इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज टीचर सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर, असेसमेंट सेंटर या फिर परफॉर्मेंस सेंटर्ड? तो कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो है आपका वो स्टूडेंट सेंटर्ड है। सो आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम? समावेशी कक्षा में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? लेसर स्ट्रेस ऑन कॉम्पिटिशन एंड ग्रेड्स, कम स्ट्रेस देना कंपटीशन और ग्रेड्स पे, ये जो है सबसे कम महत्वपूर्ण है। मोर कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ होना, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। मोर चॉइस फॉर स्टूडेंट, बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस देना, ये जो है कम महत्वपूर्ण है। मोर एफर्ट बाय टीचर टू कवर कोर्स, यानी कि कोर्स को पूरा करने के लिए शिक्षकों द्वारा अधिक प्रयास करना, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। सो आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। इंक्लूसिव क्लासरूम जो है वहाँ पे बच्चे जो हैं एक साथ मिल के जो है काम करते हैं और उनको जो है एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है जहाँ पे हर कोई जो है सेफ, सपोर्टेड या फिर एनकरेज जो है वो फील कर सके, जहाँ पे बच्चे जो हैं अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सके, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सके। सो द आंसर इज ऑप्शन 4।